बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि यूके के अंदर राइस कैसे इंपोर्ट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हर बंदे का दिल करता है यूके के अंदर ना चावल को इंपोर्ट किया जाए, लेकिन उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या कुछ लोग उनको डिटेल्स नहीं बताते। तो मेरे कई दोस्तों ने मेरे से पूछा कि आप चावल इंपोर्ट करने का क्या तरीका है। आज मैं आपको यूके में चावल इंपोर्ट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर और ये बताऊंगा कि उस पर खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले जो चावल इंपोर्ट करने के लिए ना आपकी कंपनी होना बहुत जरूरी है। किसी अकाउंटेंट के पास जाएं, अपनी एक लिमिटेड कंपनी जो है उसको रजिस्टर्ड करवाएं। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसके बाद कंपनी अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक के अंदर आप ओपन करवाएं। जब आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो ओपन होता है तो उसके बाद आपकी कंपनी रेडी टू इंपोर्ट है। कुछ अर्सा पहले तक जब ब्रेग्जिट नहीं हुआ था, ब्रेग्जिट से पहले यूके की एक कंपनी थी जिसको कहते थे रूरल पेमेंट एजेंसी। ये वो एजेंसी है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक केमिकल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंपोर्ट करने पर इससे लाइसेंस लेना पड़ता है। ब्रेग्जिट से पहले जब यूके वाज अ पार्ट ऑफ ईयू, तो दैट टाइम यू नीड द लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस फॉर राइस। लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। अब आपको किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब आपकी यूके के अंदर एक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। किसी भी हाई स्ट्रीट अकाउंट में खुलवा लें, बैंक में खुलवा लें, या आप ये जो अब ऑनलाइन बैंक है उसके अंदर किसी के अंदर भी आप ओपन करवा लें। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप चावल मंगवा रहे हैं वो चावल है क्या। यहां पे ना एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। मुझे बहुत से दोस्त मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम चावल इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन प्योर बनास्पति चावल इंपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, चावल बनास्पति नहीं होता, ये बासमती होता है। BASMATI। ये हिंदी जबान के वर्ड्स हैं, दो अल्फाज हैं जिनसे ये मिलके बासमती बना। बास जो है इसका मतलब है खुशबू, और मत्ती हिंदी जबान में कहते हैं मिट्टी को। मिट्टी की खुशबू वाला जो चावल है उसको बासमती कहते हैं। अब बासमती तो एक चावल था ही, लेकिन अब बासमती चावल के अंदर मुख्तलिफ वैरायटीज आ चुकी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब इस पर डेवलपमेंट की गई, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इसमें रिसर्च की गई, तो दोनों कंट्रीज ने डे बाय डे इसके अंदर बासमती के अंदर रिसर्च के बाद डिफरेंट किस्म की वैरायटीज जो हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इंडिया से पूसा है, बासमती वहां पर भी है, 1121 है। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में वो चावल जिसको लॉन्ग ग्रेन राइस भी हम कहते हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस के अंदर आता है 1121। ये एक्चुअली है तो इंडिया का पेटेंट है, लेकिन पाकिस्तान में भी यूज होता है। पाकिस्तान में इस राइस को कायनात भी कहते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में एक नई क्रॉप आई है जिसको कहते हैं 1509। ये भी लॉन्ग ग्रेन राइस है। फिर इससे पहले हमारे पास एक चावल होता था जिसको हम सुपर कहते थे, सुपर बासमती। ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मशहूर कंपनी है गार्ड, उसने ये बीज इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने इसका नाम रखा था सुप्रीम। सो सुप्रीम का शॉर्ट वर्ड जो है वो सुपर हो गया। सुपर से पहले होता था कर्नल, कर्नल बासमती। कर्नल बासमती से पहले होता था 385 बासमती। 385 से पहले होता था 370। अब यह है कि 370 भी खत्म हो चुका है, फार्मर उसको फर्टिलाइज नहीं करता। 385 भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मार्केट के अंदर पाकिस्तान के कुछ अजला हैं पंजाब में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है। इन अजला के अंदर आपको सुपर राइस मिलता है। उसके अलावा ऑलमोस्ट पंजाब के अंदर अब 1121 जो है या कायनात जो है उसको लगाया जाता है, उससे चावल तैयार किया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर उसी की मांग है। ये बासमती की वैरायटीज हैं। बासमती की एक वैरायटी है जिसको कहते हैं हम 386। इसमें एक रेड 386 होती है, एक व्हाइट होती है। दोनों की कुकिंग डिफरेंट है। इसको पाकिस्तान के अंदर तो जो चावल एक्सपोर्ट करने वाला है वो इसको बासमती में ही क्लेम करता है, लेकिन इंटरनेशनली ये बासमती में क्लेम नहीं होता। इसको लोग मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। ये चावल देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन पकने में ये चावल फट जाता है, चावल अच्छा नहीं बनता। उसके अलावा नॉन बासमती जो राइस पाकिस्तान में होते हैं उनमें ईरी 6 है, ईरी 9 है, परमल है,
फाइन है, ये डिफरेंट वैरायटीज हैं जो नॉन बासमती में आती हैं। अब हम चूंकि बैठे हैं यूके में, तो यूके के अंदर जो चावल चल रहा है पाकिस्तान से या इंडिया से, वो आ रहा है लॉन्ग ग्रेन राइस। ये बासमती नहीं है, ये 1121 है। और जो बासमती है उसमें आता है सुपर कर्नल। अब कोई आदमी नहीं बीजता, लेकिन लोग अपने बैग के ऊपर सुपर बासमती कर्नल लिख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए। अदरवाइज ये चावल जो 1121 है, पाकिस्तान से भी आ रहा है और इंडिया से भी आ रहा है। ये अब चावल के अंदर भी दो किस्म के चावल हैं यूके में। एक है व्हाइट राइस, जिसको हम स्टीम राइस भी कहते हैं, और एक है सेला राइस। अब सेले और व्हाइट का भी डिफरेंस पता होना चाहिए उस इंपोर्टर को जो चावल इंपोर्ट करना चाहता है, कि वो सेला मंगवाना चाहता है या स्टीम व्हाइट राइस मंगवाना चाहता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो सेला होता है वो प्री बॉयल्ड या पर बॉयल्ड भी उसको कहते हैं। उसकी जो पैडी है, इस पे मैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में इस पे डिटेल में बात करूंगा कि जो पैडी होती है उसको हम बॉयल करते हैं राइस हस्किंग से पहले, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स डाल के, कलर डाल के उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल के बाद उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उसकी हस्किंग होती है। हस्किंग के बाद फिर उसको हम रीप्रोसेस करके एक्सपोर्ट की जो है उसमें आता है। लेकिन जब अगर आप यहां पर जब आता है, उसका कलर डिफरेंट हो सकता है। ये कलर उसका नेचुरल नहीं होता, कलर डाला जाता है। उसके अंदर क्रीमी कलर भी होता है, गोल्डन कलर भी होता है। बट इट्स अप टू द कस्टमर्स के कस्टमर कौन सा कलर जो है वो पसंद करते हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को हायर करना होगा मस्ट। अगर आप किसी प्रोफेशनल एक्सपोर्टर से माल नहीं ले रहे तो आप अपना पैसा भी जाया करेंगे और अपनी वो जो प्रोडक्ट है वो भी जाया करेंगे। लिहाजा आपको चावल इंपोर्ट करने से पहले चाचे, मामे, ताए, कजन, ये वो से चावल नहीं लेने चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल मिलर से या एक्सपोर्टर से चावल लेने चाहिए जिसको ये नो हो और जो इस काम के अंदर पुराना काम कर रहा हो। जब आप प्रोफेशनल एक्सपोर्टर भी डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो सबसे अहम इशू आता है वो ये आता है कि आपको प्राइस कौन सी चाहिए। अब आपके लिए प्राइस जो निकालने के लिए तीन चीजें होती हैं। एक, आपका एक्सपोर्टर हमेशा आपको एक प्राइस देगा एफओबी। एफओबी का मतलब है फ्रेट ऑन बोर्ड। वो अपने लोकल कंट्री के अंदर जो उसकी पोर्ट है वहां तक आपको चावल देगा, कंटेनर लोड अंटिल वेसल, और उसके बाद वो जिम्मेदार नहीं है। दूसरी प्राइस होती है C&F, कास्ट एंड फ्रेट। उसके अंदर वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक की इंक्लूडिंग फ्रेट जो है वो प्राइस देगा। तीसरा जो होता है वो होता है CIF, कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट के अंदर ये होता है कि जब भी वो आपको चावल देगा उसकी वो इंश्योरेंस भी करवाएगा अंटिल फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द मिल, वेयर हाउस फ्रॉम द एक्सपोर्टर टू द वेयर हाउस ऑफ इंपोर्टर। उसके अंदर इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने वो प्राइस एफओबी लेनी है, C&F लेनी है या CIF लेनी है। अब जून 2024 से यूके ने एक नई पॉलिसी जो है वो बनाई है। वो पॉलिसी ये है कि अब दुनिया का कोई भी कंट्री, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, चावल यहां से एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, अपने कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे और आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जितनी देर तक वो चावल पेस्टिसाइड फ्री नहीं होगा। पेस्टिसाइड फ्री चावल आपको लेना होगा। अगर आप वो नहीं लेते तो आपकी शिपमेंट रिफ्यूज हो जाएगी और वो या तो डंप कर दी जाएगी या वापस भेज दी जाएगी। उससे आपका नुकसान होगा। लिहाजा आपने जब भी किसी एक्सपोर्टर से इस सिलसिले में बात करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चावल आप ले रहे हैं वो पेस्टिसाइड फ्री है। अब जो एक्सपोर्टर है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, एक जर्मन एजेंसी है यूरोफिन्स, वो काम कर रही है। हर सैंपल जर्मनी में जाता है, 22 दिन का टाइम लेते हैं वो। आपको चावल इंपोर्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा। जब एक्सपोर्टर चावल तैयार करता है तो वो उस एजेंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कॉल करता है, वो आते हैं, वो अपने सामने सैंपल लेते हैं। सैंपल लेके वो जर्मनी में भेजते हैं यूरोफिन्स को। यूरोफिन्स 20 से 22 दिन लेता है और वो अगर रिपोर्ट क्लियरेंस की आ गई है तो फिर उनके जो नुमाइंदे हैं उनके सामने कंटेनर लोड होता है और कंटेनर को सील लगती है। ये प्रोसेसिंग टाइम भी इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा।
और वो जो पेस्टिसाइड फ्री के जो क्लियरेंस चार्जेस हैं वो भी वो आपसे वो जो एक्सपोर्टर है वो उसमें डालेगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने वो जो सर्टिफिकेट पेस्टिसाइड फ्री सर्टिफिकेट जर्मन यूरोपियन कंपनी से लिया है, यूके की जो कस्टम अथॉरिटीज हैं वो उसको एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती। ये यहां पर रैंडमली कंटेनर्स को चेक करते हैं, और जब आपका कंटेनर यहां यूके में किसी भी पोर्ट पर पहुंचेगा उसके बाद वो उस चावल क्या किसी चावल के कंटेनर का भी वो सैंपल लेके उसको अपनी लैब में चेक कर सकते हैं। अगर वो पेस्टिसाइड क्लियर नहीं है तो आपकी शिपमेंट जाया हो गई, आपको वो वापस भेजना होगी। आपका एक्सपोर्टर जो है वो सर्टिफिकेट देके बरिजुमा हो गया कि मैंने जर्मन ये दुनिया की सबसे जो है ना वेल नोन एजेंसी से आपको उसकी लैब से आपको सर्टिफिकेट लेके दे दिया है और उन्होंने अपने सामने उसको लोड करवाया है। अब यहां पर अगर यूके में कोई ऐसा इशू आता है तो यू हैव टू बियर अ डेट, वो आपको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका कंटेनर क्लियर हो जाता है तो आप एक चीज याद रखें कि आपको यहां लेवी चार्जेस पड़ते हैं। लेवी चार्जेस जो है वो 14p पर केजी के हिसाब से हैं, आपको वो यहां पर पे करना पड़ेंगे। उसके बाद एक चीज जो बड़ी अहम है आपको बताना वो मैं भूल गया, अगर आप कंटेनर 20 फीट के कंटेनर से बड़ा कंटेनर जो है वो एक्सपोर्ट के लिए यूज नहीं होता। अब उसके अंदर 24 टन राइस भी आता है, 25 भी आता है। अगर आपका 24 टन राइस होगा तो आपका फ्रेट कम होगा, अगर 24 से ऊपर जाएगा तो आपका फ्रेट बढ़ जाएगा। इस चीज को भी मद्देनजर रखिए कि अगर आप 25 टन चावल मंगवाते हैं तो आपको फ्रेट जो है $300-400 $500 हर शिपिंग लाइन के हिसाब से वो आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे। जब आपका कंटेनर यहां आता है, आप अपने किसी भी कस्टम क्लियरेंस एजेंट के साथ राब्ता करते हैं तो कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो है उसको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके अंदर एक इनवाइस होती है, दूसरा उसके अंदर आपकी पैकिंग लिस्ट होती है, तीसरा बीएल की ओरिजिनल कॉपी उसके अंदर होती है, और चौथा वो जो यूरोपियन का लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो आपने उसको देना होती है। और उसके बाद ये आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको किस तरह से क्लियर करवाता है। वो सारे जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की वो अराउंड 3200 लगभग वो बनता है पाउंड्स, वो आपसे वो पहले लेगा। उसके बाद वो क्लियरेंस चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसमें डालेगा और आपके वेयर हाउस तक वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब उसके बाद अगला प्रोसीजर जो है वो ये है कि जब आपका कंटेनर आपके वेयर हाउस में आ गया तो वेयर हाउस में आने के बाद आपके पास लेबर होनी चाहिए जो उसको ऑफलोड करेगी, और आपके पास 2 घंटे का टाइम है। विद इन 2 आवर्स अगर आपने कंटेनर अपना जो है उसको ऑफलोड नहीं किया तो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस डालेगी। अब आपने अगर कंटेनर अपना वेयर हाउस में उतार लिया है तो उसके बाद आपको काम करने के लिए जो सबसे अहम चीज है आपके टूल्स, उसमें एक तो आपके पास वैन होनी चाहिए और दूसरा आपके पास फोक लिफ्टर होना चाहिए, पैलेट लगे होने चाहिए आपके राइस का, वो यहां पर भी पेस्टिसाइड क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ताकि आपके वेयर हाउस को टाइम टू टाइम क्लियर किया जाए। ये चूंकि एक फूड का काम है तो फूड के काम के अंदर गवर्नमेंट जो यूके है उसके रूल्स को आपको देखना पड़ेगा।